अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ बीएफडी का एक पास पेपर्स विंटर 2008 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करूंगा। विंटर 2008 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है हफीज़ लिमिटेड इज़ प्लानिंग टू बिड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ मशीन अंडर एन ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट फॉर 5 years। देखें, हफीज़ लिमिटेड एक कंपनी है और वो प्लान कर रही है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करने के लिए, जिसमें वो एक मशीन सप्लाई करेगी अंडर एन ऑपरेटिंग लीज फॉर 5 years। ऑपरेटिंग लीज या लीज का मतलब कि किराए पर दे रही है। द टर्म्स ऑफ proposed कॉन्ट्रैक्ट includes a special arrangement whereby the supplier or lessor will have to operate and maintain the machine। यानी कि जो सप्लायर होगा, जो कंपनी होगी जो ये मशीन दे रही है, वो खुद ही इसको ऑपरेट भी करेगी और मेंटेन भी करेगी। लिहाजा मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के भी खर्चे होंगे जो पे करने होंगे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लीज, यानी कि 5 years। हफीज लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कोट अ कंसोलिडेटेड एनुअल फी consisting of lease rentals and operating charges which shall be payable in arrears। बोलते हैं हमारी कंपनी ने जो है ना, वो एक फ़ीस का अमाउंट कोट करना है जो हम अपने जिसको किराए पर दे रहे हैं ये मशीन, उससे लेंगे, और उस फीस के अमाउंट में लीज रेंटल्स यानी कि अगर मैं कोई चीज़ लीज पर दे रहा हूँ तो उससे जनरेट होने वाले जो कैश फ्लोज हैं वो, एंड ऑपरेटिंग चार्जेस का मतलब जब मैं उसको ऑपरेट करूँगा तो उससे जो मेरा खर्चा निकलेगा उसकी रिकवरी दोनों शामिल हो, हर चीज़ की अमाउंट हो, विच शैल बी पेएबल इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब है कि आपने किराए पे मशीन आज दी, ईयर 0 पर दी, ईयर 1 तक वो इस्तेमाल हुई, ईयर 1 पर आपको पैसे रिसीव होंगे। द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹50 million and the expected useful life is 10 years। The residual value at the end of 5 years is estimated to be 25% of the cost of machine। मशीन की कॉस्ट 50 मिलियन है, यूजफुल लाइफ 10 साल है। 5 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो इसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू 25% होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट ₹6 million and is expected to increase at the rate of 10% per year per annum। Tax rate applicable to the company is 35% and the tax is payable in the same year. The company can claim initial and normal depreciation at 25% and 10% respectively under reducing balance method। देखें, जो डेप्रिसिएशन होती है ना, वो एक टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है। इसकी वजह से आपको जो है वो टैक्स में बेनिफिट होता है, और इसकी एक बेसिक सी हमने एग्जांपल देखी थी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हम ये वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन ये सर इनिशियल क्लेम क्या है या इनिशियल अलाउंस क्या होती है? जब आप नई नई मशीन सेट करते हो ना, तो पहले साल आपको टैक्स वाला एक स्पेशल डेप्रिसिएशन अलाउ करता है जो कि इस केस पे 25% है और नॉर्मल 10% है। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 14%। ये 14% का रेट है जो कंपनी यूज़ करेगी डिस्काउंटिंग के लिए। ये वैक है। अभी तो आपने बस ये डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ करें, लेकिन इफ़ेक्टिवली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक के सही, दुरुस्त और डिटेल्ड माने क्या हैं, ये बात अभी हमने डिस्कस नहीं करी है। ये बात डिस्कस करना बाकी है। Calculate the annual consolidated fee to be quoted for the contract if the company's target is to achieve a pre-tax net present value of 15% of total capital outlay। कंपनी कितनी फीस चार्ज करे, क्या फीस कोट करे, या आप बताओ।
अगर कंपनी चाहती है कि उसका प्री टैक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू 15% हो टोटल कैपिटल आउटले का, टोटल कैपिटल आउटले यानी कि टोटल जो कैपिटल इनिशियली इन्वेस्ट करा जाएगा। और अगले में बोलता है यूजिंग द फी कोटेड अबव कैलकुलेट प्रोजेक्ट्स आईआरआर टू द नियरेस्ट परसेंटेज। अच्छा, अब देखें कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसपे आपको नया भी सीखने को मिलेगा और आपने थोड़ा सा ख्याल से भी चीज़ें देखनी होंगी, और इसमें कुछ ऐसा होगा कि आपको इसकी प्रैक्टिस दोबारा दोबारा करनी होगी। बहरहाल हम चले इस वर्किंग को करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है ना वो टैक्स अलाउंस ऑन डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लूँगा कि जो डेप्रिसिएशन है ना उसकी वजह से आखिर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। डेप्रिसिएशन जो है उसका ऑब्वियसली एक बेनिफिट है और वो बेनिफिट हमें अकाउंट फॉर करना होता है। दो तरीके मैंने आपको सिखाए, या तो डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर कर और प्रॉफिट पर टैक्स की का रेट अप्लाई करो और फिर उनको ऐड बैक कर दो एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और एक तरीका मैंने ये सिखाया कि उसका बेनिफिट जो है वो उसको अलग से अकाउंट फॉर कर लो। दोनों तरीके वैलिड हैं, इक्वली गुड है। मैं दूसरे वाले तरीके से लेट से इस सवाल को अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5 ईयर्स हैं। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन देखते हैं कितनी होंगी। देखिए, डेप्रिसिएशन की अगर आप बात करते हैं तो आपका जो एसेट है वो 50 मिलियन का है, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं ना, हम रिटर्न डाउन वैल्यू का भी एक कॉलम बना लेते हैं ताकि हर साल की डेप्रिसिएशन निकल सके। और डेप्रिसिएशन जो है ना इसमें क्या होगा, पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी ज़रा देखते हैं। देखिए, पहले साल की डेप्रिसिएशन की आप बात करोगे तो 50 मिलियन इस 50 मिलियन का आप ले लोगे 25%, ठीक है। ये इनिशियल अलाउंस है, ये वन टाइम बेनिफिट है। यह टैक्स वाला बोल रहा है कि 50 मिलियन की चीज़ खरीदी है, 25% मैं इनिशियल अलाउंस दे रहा हूँ, यानी कि इसको मैं इतना डेप्रिसिएशन मानूंगा और फिर नॉर्मल रेट भी लगता है। तो 50 मिलियन पर एक साल के हिसाब से पहले साल का 10%, तो टोटल आ गया 1750 और फिर 3 जीरो और हैं। अच्छा, इनको हम ज़रा कॉमा डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी टोटल जो है वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट बन रही है फॉर द फर्स्ट ईयर। और टैक्स अलाउंस इस पे जो मिलेगा, या टैक्स वाला जो मुझे बेनिफिट देगा, जो टैक्स अलाउंस का बेनिफिट देगा वो क्या देगा कि ये मेरा एक्सपेंस में चार्ज होगा और उसकी वजह से मुझे 35% टैक्स कम देना पड़ेगा इस अमाउंट पर, 6125। मेरे ख्याल में ये आंसर बन रहा है, ठीक है ना। इसको ज़रा एक बार वापस से वेरीफाई कर लेते हैं। 50 मिलियन का 25% लिया, एक मिनट, हाँ ये गलती हुई है। 50 मिलियन का जब 25% ले लिया, 50 मिलियन का जब मैंने 25% ले लिया तो फिर उसके बाद जो है वो रिड्यूस्ड अमाउंट यानी कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है, 75% ले लेते हैं ना, 75% वैल्यू रह जाएगी ना, उसका 10% लेंगे ना, ठीक है। 50 मिलियन का 25% इनिशियल अलाउंस, फिर 50 मिलियन का 25% तो चार्ज हो गया डेप्रिसिएशन में, तो बाकी 75% जो बचा उसका 10% ले लिया, तो ये 5687 500। अच्छा, पहले साल के आखिर में रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, 50 मिलियन माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू यानी कि 33,750,000। अगले साल की डेप्रिसिएशन इसका 10%, ऐसा ही होता है। और अगले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू पिछली रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, फिर उसके अगले साल की डेप्रिसिएशन इसका 10%, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू पिछली वाली माइनस इस साल की डेप्रिसिएशन 27,337,500, फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन इसका 10% और रिटर्न डाउन वैल्यू नई वाली इसमें से इसको माइनस कर दिया 24,603,750, फिर अगेन इसका 10%,
और फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया 22143375। ठीक है। अच्छा, टैक्स अलाउंस 35% के हिसाब से मेरे ख्याल में, ठीक है। 1181250, फिर 10631256816813131। अच्छा, ये तो नॉर्मल टैक्स अलाउंस है। अब देखें, पहले साल सही है, दूसरे साल सही है, तीसरे साल सही है, चौथे साल सही है, पांचवें साल भी सही है। लेकिन एक और चीज़ आपके पास सवाल में लिखी हुई है, और वो सवाल में इसकी डिस्पोजल वैल्यू दी हुई है। और जब डिस्पोजल वैल्यू दी हुई होती है तो एक और ट्रीटमेंट होती है टैक्स से रेलेवेंट। वो क्या होती है देखते हैं। देखो, सवाल में लिखा हुआ था द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि जब पांचवा साल होगा ना, तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी एक्यूमुलेटेड सॉरी WDV, जब पांचवा साल होगा तो WDV या रिटर्न डाउन वैल्यू है 22143375। और आप इसको डिस्पोज करोगे, इसकी जो डिस्पोजल वैल्यू है या प्रोसीड्स जो एक्सपेक्टेड है आएंगी, वो है 50 मिलियन का कितना परसेंट? 25%। तो होगा ये कि यहाँ पर आपको जो है वो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ रहा होगा। यहाँ पर आपके पास जो है ना वो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ रहा होगा। कैसे और कितना आ रहा होगा? इतनी वैल्यू की चीज़ इतने में बेची तो लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो सर, लॉस ऑन डिस्पोजल होता है तो क्या होता है? देखें, लॉस ऑन डिस्पोजल का मतलब ये है कि अगेन ये एक अलाउेबल एक्सपेंस है, और अलाउेबल एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होंगे, और प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स कम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पे जो टैक्स अलाउंस मिल रही है वो इसी का, ये आपका लॉसेस में जाएगा ना, लॉसेस में जाएगा तो टैक्सेबल इनकम कम होगी। तो 3375181.25 से फर्दर जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। 4236313। ठीक है ना, ये हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर दी। ये याद रहे कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि आप यही वर्किंग जो है वो मेन पार्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और ये वर्किंग आप सेपरेटली भी ले सकते हो। अब हम अपने एनपीवी के चार्ट पर आते हैं, एनपीवी की वर्किंग करते हैं ज़रा। ठीक है ना, हमारे पास जो ईयर है वो क्या है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा जी, कैश फ्लोज की बात करते हैं। देखिए, आपके पास इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले, इनिशियली आपको ईयर नंबर 0 पर 50 मिलियन पे करना पड़ेंगे। इनिशियली आपने 50 मिलियन पे करना पड़ेंगे। और एक और चीज़ वो ये कि स्क्रैप वैल्यू जब पाँचवा साल होगा ना, जब पाँचवा साल होगा तो आपको 50 मिलियन का 25 मिलियन हमने हिसाब लगाए हैं, या 12.5 मिलियन रुपए मिलेंगे भी। ठीक है, 12.5 मिलियन रुपए मिलेंगे भी। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह देखते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी आपकी? Operating cost for the first year is estimated at 6 million and is expected to increase at the rate of 10% per annum। पहले साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगी वो 6 मिलियन होगी, और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो आउटफ्लो है तो माइनस के साथ लिखते हैं। और हर अगले साल ये 10% से इंक्रीज हो रही होगी, तो 1.1 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अलावा और क्या है? ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आपका आउटफ्लो होगा। ठीक है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आपका आउटफ्लो होगा। अच्छा देखिए, अभी मैं सारे कॉस्ट की बात कर रहा हूँ,
ठीक है ना, अभी मैंने सारे कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा, जब ऑपरेटिंग कॉस्ट पीएनएल में चार्ज होगी तो टैक्स वाला इस पे बेनिफिट भी देगा, यानी कि आपकी जो नेट कॉस्ट होगी वो क्या होगी, आपकी जो नेट कॉस्ट होगी, आप एक काम करें, इस पे 35% का आपको बेनिफिट भी मिलेगा ना। देखिए होगा क्या कि जब आप अपने अकाउंट्स में 6 मिलियन की ऑपरेटिंग कॉस्ट को चार्ज करेंगे, जब आप अपने अकाउंट्स में 6 मिलियन रुपए की ऑपरेटिंग कॉस्ट को चार्ज करेंगे तो वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा। जब वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे 6 मिलियन से, आपको 2.1 मिलियन का टैक्स कम पे करना पड़ेगा। इसी तरह से जितने जितने आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उतना उतना आपका प्रॉफिट कम और उतना उतना आपको बेनिफिट हासिल होता रहेगा हर साल। इसके अलावा हमने जो टैक्स अलाउंस का मुझे बेनिफिट मिल रहा है डेप्रिसिएशन पर, वो यहाँ पर अकाउंट फॉर करना है। वो पहले साल का बेनिफिट 5687,500 है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे साल का बेनिफिट, तीसरे साल का बेनिफिट, चौथे साल का बेनिफिट और पांचवें साल का बेनिफिट। तो अब हम टोटल नेट कैश फ्लोज देख लेते हैं हमारे कितने हैं। ये याद रहे कि इसमें कोई इनफ्लो अभी नहीं है, ये सारे आउटफ्लोज पर बात चल रही है, ठीक है ना। 50 मिलियन, फिर 1787, 500 का इनफ्लो, फिर आउटफ्लो, फिर आउटफ्लो, फिर आउटफ्लो और फिर इनफ्लो। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हमें डिस्काउंट रेट 14% दिया हुआ है, इन कॉस्ट की डिस्काउंटिंग करते हैं। तो क्या आएगा, जितनी भी कॉस्ट है ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कैलकुलेट दी एनुअल कंसोलिडेटेड फी, कितनी मैं फीस चार्ज करूँ, टू बी कोटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंपनीज टारगेट इज टू अचीव अ प्री टैक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15% ऑफ टोटल कैपिटल आउटले। देखिए हम पहले तो जितनी भी हमारी कॉस्ट्स है ना, जितनी भी हमारी कॉस्ट्स हैं, पहले तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अच्छा डिस्काउंट रेट भी चाहिए होगा ना 14% के हिसाब से, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% पावर 0। अच्छा पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यूज देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी देख लेते हैं, नेट ऑफ कर दिया सबको। ठीक है जी, 50 मिलियन एंड समथिंग पॉइंट कुछ आ रहा है ना। आप इसको पहले आराम से देख लें। देखिए एक ही काम करने के एक से ज़्यादा तरीके लाजमी तौर पर हो सकते हैं, ये एक पॉसिबल तरीका है कि जिससे मैंने आप लोगों के सामने वर्किंग करी है। अच्छा, अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट्स है, ये याद रखिए, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट्स है। सवाल ये कहता था कि कैलकुलेट दी एनुअल कंसोलिडेटेड फी टू बी कोटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंपनीज टारगेट इज टू अचीव अ प्री टैक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15% ऑफ टोटल कैपिटल आउटले। यानी कि कंपनी का टारगेट ये है कि कंपनी की जो एनपीवी हो, कंपनी का टारगेट ये है कि जो कंपनी की एनपीवी हो वो ये जो 50 मिलियन रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो 50 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, इसका कितना परसेंट हो, इसका 15% हो। तो ये टारगेट एनपीवी आ गई। अच्छा अब आपको देखें ये पता है ना कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इसके पास इनफ्लोज कहाँ से आएंगे, इसके पास इनफ्लोज जो है वो फीस की शक्ल में आएंगे। आई रिपीट, इसके पास इनफ्लोज कहाँ से आएंगे, इसके पास इनफ्लोज फीस की शक्ल में आएंगे। आउटफ्लोज क्या, आउटफ्लोज इसके खर्चे हैं। खर्चे कौन से, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनकी ये प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करी।
एनपीवी क्या है, वो उसको 75 मिलियन चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज यानी कि फीस से जो पैसा आएगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो होगा वो होगा आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज 57.571904 समथिंग। ठीक है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, यानी कि जितनी भी फीस होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे आया, देखिए ईयर 1 पर मैंने फीस ली होगी, ईयर 2 पर मैंने फीस ली होगी, ईयर 3 पर मैंने फीस ली होगी, ईयर 4 पर मैंने फीस ली होगी, ईयर 5 पर मैंने फीस ली होगी। ये जो ईयर 1 2 3 4 पर फीस ली होगी, ईयर 1 2 3 4 5 पर फीस ली होगी, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो है वो अपना ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज़ पी इज़ इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई। ठीक है, इसमें हमें पी मालूम है 5751905 इज इक्वल्स टू आर। आर जो है वो हमें मालूम करना है मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 14% का रेट है पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 14%। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है, पहले तो हम ये जो एनवीटी फैक्टर है इसकी वैल्यू निकाल लें। 1 माइनस 1 प्लस 14% पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 14%, 3.433 आया। अच्छा, तो आर किसके बराबर होगा, आर बराबर होगा ये जो अमाउंट है हमारी, आर देखें सीधे हाथ पर हो तो ये सारी चीज़ें जो है ये उल्टे हाथ पर डिवाइड होंगी ना, यानी कि डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू। तो 16769,748 समथिंग ये आप फीस जो है वो चार्ज कर रहे होगे। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट जो है वो आईआरआर कैलकुलेट करने को बोलता था। अब देखें, अगर हमने 14% पर चीज़ें कैलकुलेट करी, 14% पर चीज़ें कैलकुलेट करी तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है। और हमारी जो एनपीवी है वो 75 मिलियन है। सही है, यानी कि एक चीज़ है हमारे पास A%, वो है 14%। अच्छा, हमारे पास एनपीवी ए है, एनपीवी ए जो है वो है 7.5 मिलियन। अब हमें B% चाहिए और एनपीवी बी चाहिए। तो हम अपने क्या करते हैं कि हम अपने जो कैश फ्लोज है ना वो दोबारा से लिखते हैं ताकि हम ये वर्किंग कर सकें। ठीक है, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ईयर 0 पर क्या हुआ, ईयर 0 पर कैश आउटफ्लो हुआ। कैश आउटफ्लो कितने का हुआ, कैश आउटफ्लो जो है वो नेट ऑफ टैक्स अगर लिख दूं, ठीक है ना, तो ये कैश आउटफ्लो हुआ। ऐसा है, नेट ऑफ टैक्स सारी अमाउंट्स यहाँ से लिख देता हूँ। ये पहले साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। ये तो हमने ऐसे ही ऊपर से ले ली है ना, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट में चीज़ें आ रही थी। ठीक है ना, ये आ रही थी। अच्छा, फिर फीस की बात करते हैं। तो जब हम फीस की बात कर रहे हैं तो हर साल की कुछ फीस भी है।
हर साल की जो फीस है वो 16,769,748.53 कैलकुलेट करी है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस के तरीके से कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो ये एक अमाउंट, फिर अगले साल भी सेम अमाउंट, फिर अगले साल भी सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। ओह, ठीक है भाई, यानी कि ये आपकी फीस वाली अमाउंट भी होगी ना, ये आपकी फीस वाली अमाउंट भी होगी जो फीस से आपको पैसे आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब नेट कैश फ्लोस क्या हो गए? नेट कैश फ्लोस क्या हो गए? नेट कैश फ्लोस जो है वो अब ये बन गए। ठीक है ना? अच्छा देखें, एक इसको अगर हम डिस्काउंट करते हैं, 14% पर तो पॉजिटिव आ रहा है ना आंसर, लेट से 20% ले लेते हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर्स के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20% पावर 0, फिर पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मैं एक बार ज़रा इसको चेक कर लूँ कि कोई गलती तो करी नहीं है। ठीक ठीक ही लग रहा है सब कुछ, सही है ना? तो अब हम फाइनली अपना जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास B% भी है। B% कितना है? जो हमारा B% है वो 20% है, और जो NPV है वो -243,796 है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? A% प्लस NPV डिवाइडेड बाई NPV माइनस NPV। इसको थोड़ा सा, A% हो गया, ठीक है, फिर प्लस NPV डिवाइडेड बाई NPV मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। तो कोई 19.8% के आसपास का आंसर आ रहा है। ठीक है जनाब, अब आपने इस सवाल को अच्छे से देखना है। जाहिर है आप लोगों की क्वेरीज होंगी, लाजमी सी बात है। वो क्वेरीज आपने जो है वो मुझसे डिस्कस करनी है। तो ये कैलकुलेट ये एनुअल कंसोलिडेटेड फी टू बी कोटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंपनीज टारगेट इज टू अचीव अ प्री टैक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15% ऑफ टोटल कैपिटल आउटले यूजिंग द फी कोटेड above calculated projects IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू द नियरेस्ट प्रेजेंट IRR टू द नियरेस्ट परसेंट, सॉरी, दोनों चीज़ें हमने जो है वो सॉल्व कर ली। ठीक है जी, अब आप इसको जो है वो वापस से देखें और फिर मुझसे जो आपकी क्वेरीज हों वो डिस्कस करें।